अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप सभी का अपने चैनल SK एजुकेशन में एक बार फिर से दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी बख़ैर और आफ़ियत से होंगे और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम ज़िंदगी अता बख्शे। अज़ीज़ तलबा, आज हम आपके लिए एक सबक और आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं। ये है सबक नंबर 5, जिसका नाम है आज़माइश। इस सबक को लिखने वाले हैं मोहम्मद मुजीब। ये सबक आपके निसाब की नवाए उर्दू की तीसरी यूनिट है। इससे पहले हम 2 यूनिट पढ़ चुके हैं। आपकी पहली यूनिट थी अफसाना, जिसमें भोला, नया कानून और भीख जैसे 3 असबाब शामिल किए गए थे। आपकी दूसरी यूनिट थी सवानह निगारी, जिसमें सर सैयद अहमद खां का बचपन शामिल किया गया था। आज हम पढ़ेंगे आपकी तीसरी यूनिट, जो कि है ड्रामा। इस ड्रामे के अंदर आपको आज़माइश सबक इंक्लूड किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। हम इस सबक को पढ़ने से पहले, इस सबक को आगे बढ़ाने से पहले, इस सबक के मुसन्निफ़ के बारे में, मोहम्मद मुजीब के बारे में पढ़ेंगे। और मोहम्मद मुजीब के बारे में जानने से पहले हम इस सबक के बारे में ये भी जानेंगे कि ये सबक किस फॉर्म में मुश्तमिल है, ये किस फॉर्म में लिखा गया है। ये लिखा गया है ड्रामा की फॉर्म में। अब ड्रामा किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ड्रामा के बारे में जानेंगे, उसके बाद मोहम्मद मुजीब के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम आगे का सबक पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम आज का सबक। सबसे पहले जानते हैं हम ड्रामा के बारे में। आइए चलते हैं ड्रामा के मुख्तसर तारुफ की जानिब। ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मानी है करना या करके दिखाना। ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है बच्चों? यूनानी, यानी यूरोप कंट्रीज़ का ये अल्फाज है, जिसका मतलब है करना या करके दिखाना। अदब में ये ऐसी सिनफ़ है जिसमें किरदारों, मुकालमों और मनाजिर के ज़रिए किसी कहानी को पेश किया जाता है। यानी इसमें कहानी को किस तरह पेश किया जाता है? किरदारों से, यानी एक्टर्स के ज़रिए, एक्टिंग के ज़रिए, मुकालमों यानी कन्वर्सेशन, वार्तालाप, बातचीत के ज़रिए, डायलॉग्स के ज़रिए। मंज़र की जमा है मनाजिर, यानी उस टाइम में जो मंज़र पेश आए, उन मंज़रों के ज़रिए किसी कहानी को पेश किया जाता है। क़दीम हिंदुस्तान में संस्कृत काव्य में भी इसकी रिवायत बहुत मजबूत थी और उसको नाट्य कहा जाता था। क़दीम हिंदुस्तान यानी पुराने ज़माने में, पुराने हिंदुस्तान में, प्राचीन भारत में इस चीज़ को संस्कृत में पेश किया जाता था और संस्कृत में से नाट्य कहा जाता था। अरस्तु ने ड्रामे को ज़िंदगी की नक्काली कहा है। नक्काली यानी नकल से बना है नक्काली। ये ज़िंदगी की नकल है ड्रामा एक तरह से। किसने कहा है? अरस्तु ने। दास्तान, नावल और अफसाने के मुकाबले में ड्रामा उस लिहाज से हकीकत से करीब होता है कि इसमें अल्फाज के साथ साथ किरदार, उनकी बोलचाल और ज़िंदगी के मंजर भी देखने वालों के सामने आते हैं। हमने अफसाने पढ़े हैं, नावल पढ़े हैं, इन सब में कहानियाँ तो होती है, पर कहानी पढ़ने वाला कारी जो होता है सिर्फ एक कहानी पढ़ कर रह जाता है। ये इतनी हकीकत पेश नहीं कर पाते हैं जितना ड्रामा पेश कर पाता है, क्योंकि ड्रामे के अंदर किरदार होते हैं, एक स्टेज परफॉर्म होता है जिसमें हर चीज़ को ऐसे पेश किया जाता है जैसे सब कुछ आपके सामने दर हकीकत में चल रहा हो और देखने वाले पर, नाजरीन पर एक पुरअसर अंदाज में उस चीज़ को पेश किया जाता है और उसकी जहन पर वो चीज़ एक छाप छोड़ जाती है। इसलिए अरस्तु ने इस ड्रामे को क्या कहा? ज़िंदगी की नक्काली कहा है। किरदारों की ज़हनी और जज्बाती कशमकश को मुकालमे और आवाज़ के उतार चढ़ाव के ज़रिए पेश किया जाता है। किरदार यानी एक्टर्स की ज़हनी यानी दिमागी, उनके जहन की, जज्बाती कशमकश, जज्बाती यानी हाव भाव और मकालमा यानी डायलॉग्स, उनका हाव भाव, उनके बोलने के उतार चढ़ाव कैसे पेश किया जाता है, जो उनकी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ड्रामा बुनियादी तौर पर स्टेज की चीज़ है, लेकिन ऐसे भी ड्रामे लिखे गए हैं और लिखे जाते हैं जो सिर्फ सुनाने और पढ़ने के लिए होते हैं। हालांकि ड्रामे का मेन मकसद तो एक स्टेज परफॉर्म ही होता है, लेकिन कई ऐसे ड्रामे भी होते हैं जो सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के हिसाब से भी लिखे जाते हैं। रेडियो की वजह से ड्रामों की मकबूलियत में इजाफ़ा हुआ है। इजाफ़ा यानी वृद्धि, बढ़ोतरी हुई है। किसकी वजह से? रेडियो की वजह से। और टेलीविज़न पर जिस तरह के सीरियल सबसे ज़्यादा पेश किए जाते हैं, उनका ताल्लुक़ किसी न किसी ड्रामे ही की सिन्फ होता है। ताल्लुक़ यानी संबंध। आज हम टीवी पर जो सीरियल्स देखते हैं
वो सब सीरियल्स क्या एक तरह का ड्रामा ही है। ठीक है। अरस्तु ने ड्रामे के औजज़ाए तरकीबी में 6 चीज़ों को ज़रूरी करार दिया है। अरस्तु यानी बहुत बड़े ड्रामा निगार हुए हैं। उन्होंने ड्रामे के औजज़ाए तरकीबी में उन चीज़ों के बंद में, उन जुज़ में 6 चीज़ों को ज़रूरी यानी वाजिब करार दिया है। उनमें से क़िस्सा, किरदार, मुकालमा, ख़याल, आराइश और मौसीकी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर ड्रामे में संगीत या मौसीकी का उनसर हो। उनसर यानी तत्व। अरस्तु ने जो 6 चीज़ें बताई है उनमें सबसे पहली है किस्सा। किस्से का मतलब कहानी, कि किस चीज़ पर, किस कहानी के ऊपर वो नावल या किस कहानी पर वो ड्रामा लिखा जाता है। दूसरा है किरदार, एक्टर्स। किरदार का चुनाव ड्रामे की सबसे ख़ास जुज़ हुआ करता है। मुकालमा, मुकालमा मतलब डायलॉग्स। जो डायलॉग्स किरदार बोलते हैं वो डायलॉग्स कितने प्रभावी ढंग से बोले जा रहे हैं, कितने अच्छे अंदाज से बोले जा रहे हैं, उस डायलॉग से भी ड्रामे की हकीकत पता चलती है। फिर है ख़याल। ड्रामा निगार ने किस ख़याल को पेश किया है उसके अंदर, वो कॉमेडी ड्रामा है, ट्रेजेडी ड्रामा है, ये सब भी उसमें ख़याल के साथ पेश किया जाता है। आराइश यानी सजावट और आराइश के सामान, किस तरह ड्रामे को तैयार किया जाता है। ड्रामे का बेस जो हुआ करता है कि जब कोई जंग का मैदान बताया जाता है तो जंग के हिसाब से उस जगह को पूरा सजाना, उस स्टेज को इस तरह तैयार करना जैसे महसूस हो, देखने वालों को ऐसा लगे कि हाँ उसके सामने सचमुच में कोई जंग चल रही है। और मौसीकी, मौसीकी का मतलब संगीत। ये सब चीज़ें एक ड्रामे में होना ज़रूरी है, लाजमी है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर ड्रामे में संगीत हो और नहीं हो। प्लाट, किरदार, मकालमों और मरकज़ी ख़याल का होना अलबत्ता ज़रूरी है। पर ज़रूरी किसका है? प्लाट का होना। प्लाट का मतलब भी कहानी को ही कह सकते हैं कि कहानी किस बेस पर लिखी जाती है। किरदार और मुकालमों का मरकज़ी ख़याल, मरकज़ी कहते हैं मेन पॉइंट की बात, जिस बेस पे, जिस ख़ास बात को जहन में उतारने के लिए, जिस मेन बात को समझाने के लिए आपको ये ड्रामा बनाया गया है, ऐसा एक मरकज़ी ख़याल होना ज़रूरी है, सेंटर पॉइंट। ड्रामे की कामयाबी के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें वाक़यात की कड़ियाँ उस तरह मिलाई जाएं कि बतदरीज नुक्ता उरूज तक पहुंच सकें और नाज़रीन की तवज्जो एक नुक्ते या ख़याल पर मरकूज़ हो जाए। ड्रामा कामयाब कब हो सकता है? कि जब नाज़रीन, देखने वाला उस ड्रामे पर एक सेकंड भी अपनी पलकें ना हटा पाए, उसका उस नाट्य से, उस ड्रामे से जुड़ाव हो जाए, तो यही एक ड्रामे की कामयाबी है कि देखने वाला उसे लगातार देखता रहे और अपने जहन को वहाँ से हटा ना पाए। उसके बाद ड्रामा अंजाम की तरह बढ़ता है। वाक़यात से जो नतीजा बरामद होता है वो अंजाम के ज़रिए पेश कर दिया जाता है। हक़ व बातिल और खैर व शर की कशमकश, बुनियादी इंसानी इक़दार और समाजी, कौमियों, सियासी मसाइल को ड्रामों में पेश किया जाता है। ड्रामों में क्या चीज़ पेश की जाती है? समाज में होने वाले मसलों मसाइल को पेश किया जाता है। कौम को लेकर पेश किया जाता है। काफ़ी सारे मसले मसाइल, काफ़ी मुद्दे होते हैं जो ड्रामे में पेश किए जा सकते हैं। उर्दू में ड्रामे का आगाज़ वाजिद अली शाह के ज़माने में हुआ, जब राधा कन्हैया का किस्सा स्टेज किया जाने लगा। स्टेज परफॉर्म आप जानते हैं, स्टेज पर होने वाले स्टेज शोज़ को स्टेज कहा जाता है। तो सबसे पहला जो ड्रामा गढ़ा गया था, जो ड्रामा बनाया गया था, वो सबसे पहला ड्रामा था राधा कन्हैया, जो कि वाजिद अली शाह के ज़माने में मुरतब हुआ था, बनाया गया था। अमानत की इंद्र सभा भी उस ज़माने में लिखी गई, जो बेहद मकबूल हुई। मकबूल यानी फेमस हुई, प्रसिद्ध हुई, मशहूर हुई। इंद्र सभा के असर से बाद के पारसी और थिएटर में भी रक़्स व मौसीकी का ख़ासा ज़ोर रहा। रक़्स कहते हैं नाचने को, डांस को, मौसीकी यानी गाना बजाना। तो उसके बाद के जो ड्रामे लिखे गए, उसके बाद जो ड्रामे बनाए गए, ड्रामे स्टार्ट किए गए, उनमें डांस वगैरह, गाने की भी बहुत सा पुरअसर बातें रखी गई, बहुत ज़्यादा तौर पर। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज़ में उर्दू थिएटर ने बहुत तरक्की की और आगा हशर के ड्रामे बहुत मकबूल हुए। 19वीं 20वीं सदी के बीच वाला दौर ड्रामे के लिए बहुत ख़ास दौर रहा, जब ड्रामे को बामूरिज पर पहुंचा दिया गया। उसके बाद इम्तियाज़ अली ताज, हकीम अहमद शुजा, डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन,
प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, मिर्ज़ा अदीब, इश्तियाक हुसैन कुरैशी और फजलुर रहमान ने ड्रामा निगारी पर खुसूसी तवज्जो की यानी ध्यान दिया। इन सभी लोगों ने ड्रामे को बहुत आला जगह पहुंचाया। कृष्ण चंद्र, सआदत हसन मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी और रेवती शरण शर्मा ने भी रेडियाई ड्रामे लिखे और ड्रामा निगारी की रिवायत को मज़ीद इस्तेहकाम बख्शा। यानी इन सभी लोगों ने ड्रामे लिखे हैं और ड्रामे की सिन्फ को बहुत बामी उरूज पर पहुंचाया और ड्रामे की सिन्फ को मकबूल और मशहूर सिन्फ के रूप में पेश किया। बहुत सारे मशहूर और मकबूल ड्रामा निगार हुए हैं। उनमें से एक बहुत मशहूर ड्रामा निगार है मोहम्मद मुजीब, जो कि आपके निसाब में शामिल आजमाइश जो ड्रामा है उसके मुसन्निफ भी हैं। तो आइए हम जानते हैं मोहम्मद मुजीब का एक मुख्तसर सा तारुफ। मोहम्मद मुजीब 1902 ता 1985, यानी आपकी विलादत 1902 में हुई थी और आपका इंतकाल 1985 में हुआ था। मोहम्मद मुजीब लखनऊ में पैदा हुए। उनके वालिद एक मारूफ वकील थे, मारूफ यानी मशहूर वकील थे। कौन? मोहम्मद मुजीब के वालिद साहब। उन्होंने इब्तदाई तालीम लखनऊ के लॉरेटो कॉन्वेंट में हासिल की, यानी आपकी इब्तदाई प्राथमिक शिक्षा लखनऊ में प्रारंभ हुई। उसके बाद देहरादून के एक प्राइवेट स्कूल से सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तहान पास किया। 1919 में मोहम्मद मुजीब ने ऑक्सफोर्ड से जदीद तारीख़ में BA ऑनर्स किया। बर्लिन में उनकी मुलाकात डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन से हुई। वहीं उन्होंने जर्मन और रूसी ज़बानें सीखी। कहाँ पर? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने BA ऑनर्स किया और वहीं पर आपकी मुलाकात डॉक्टर जाकिर हुसैन और सैयद आबिद हुसैन साहब की मुलाकात हुई और वहीं पर आपने जर्मन और रूसी ज़बानें भाषाएं सीखी। फ्रांसीसी ज़बान वो ऑक्सफोर्ड में ही सीख चुके थे। फ्रांसीसी भाषा, फ्रेंच भाषा भी आप जानते थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में काम करने का अहद किया, यानी आपने जामिया मिल्लिया में काम करने का निश्चय किया, कमिटमेंट किया। फरवरी 1926 में वो जामिया इस्लामिया के शेखुल जामे यानी वाइस चांसलर बनाए गए और वो इस अहदे पर 24 बरस तक फाइज रहे यानी मुकम्मल वहीं पर उस काम पे ड्यूटी पर रहे। उनका इंतकाल दिल्ली में हुआ। मोहम्मद मुजीब का इंतकाल कहाँ हुआ? दिल्ली में। और आपकी विलादत कहाँ हुई थी? लखनऊ में। ये सवाल आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आप इस पर भी थोड़ा गौर करिएगा ज़रूर। मुजीब साहब इंतज़ामी उमूर के साथ तसनीफ़ व तालीफ़ के काम में भी बराबर लगे रहे। इंतज़ामी उमूर यानी मैनेजमेंट काम के साथ साथ आप तसनीफ़ व तालीफ़ यानी लिखने लिखाने के काम में भी हमेशा लगे रहे। उर्दू और अंग्रेज़ी में उनकी बहुत सी किताबें शाये हुई मतलब प्रकाशित हुई, पब्लिश हुई उर्दू और इंग्लिश में। मुजीब साहब ने 8 ड्रामे लिखे जिनके नाम हैं खेती, अंजाम, खाने जंगी, हिब्बुल खातून, हीरोइन की तलाश, आजमाइश और दूसरी शाम। और बच्चों के लिए एक ड्रामा आओ ड्रामा करें। मुजीब साहब साफ, सादा और सलीस नस्र लिखते थे। नस्र और नज़्म 2 पैटर्न होते हैं लिखने के, तो आप साफ और सादा, सलीस यानी आसान, सरल ज़बान में नस्र लिखा करते थे। उनके मुकालमों में बोलचाल का फितरी अंदाज़ था। फितरी यानी आम बोलचाल, जैसे इंसान बोला करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में आप नस्र लिखा करते थे, आम बोलचाल की भाषा में। आपके मशहूर ड्रामों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं: खेती, अंजाम, खाने जंगी, हिब्बो खातून और हीरोइन की तलाश, आजमाइश और दूसरी शाम। ये आपके बहुत मशहूर ड्रामों में से हैं, जिसमें आजमाइश की एक कड़ी, आजमाइश का एक छोटा सा भाग आपके निसाब में शामिल भी है। निसाब में जो ड्रामा शामिल है वो मुजीब साहब के ड्रामे आजमाइश का आखिरी एक्ट है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। आखिरी यानी उस ड्रामे का जो सबसे आखिरी वाला भाग था वो आपके निसाब में शामिल किया गया है। ये ड्रामा 1857 के अलमनाक तारीख़ी वाक़यात पर मबनी यानी बना हुआ है। 1857 में जंग आज़ादी के लिए जो पहली जंग अज़ीम हुई थी उसका अलम कहते हैं दुख को, तो दुख दर्द भरा ये ड्रामा लिखा गया है। जनरल बख्त खां और उसकी हिंदुस्तानी फ़ौजों को शिकस्त हो चुकी है, शिकस्त यानी हार चुकी है, पराजित हो चुकी है। बहादुर शाह ज़फ़र गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। अंग्रेज़ों का दिल्ली पर कब्ज़ा हो जाने के बाद पकड़ दकड़ शुरू हो चुकी है।
यानी जंग अजीम जो हुई थी सबसे पहले 1857 में जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था सबसे पहला, उसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी और हिंदुस्तानी फ़ौज हार चुकी थी। बहादुर शाह जफ़र जो कि मुग़लों के सबसे आखिरी बादशाह हुआ करते थे, वो भी गिरफ़्तार कर लिए गए थे, उनको भी कैद कर लिया गया था। उसके बाद अंग्रेज़ों का जब हिंदुस्तान पे काफ़ी अच्छा कब्ज़ा हो चुका था, पूरी तरह वो काबिज़ हो चुके थे, तो उन्होंने पकड़ दकड़ शुरू कर दी थी। किनकी? जो अंग्रेज़ों के मुखालिफ जंग में शामिल हुए थे। राम सहाय की बीवी भागवती ने जंग आज़ादी की 2 मुजाहिद ख़वातीन सलमा और किशन कंवर को पनाह दे रखी थी। मुजाहिद कहते हैं जिहाद करने वाले, जिहाद मतलब वतन की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने शहीद होने के लिए ठान ली हो, अपने वतन की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने जंग की हो, जंग में शामिल हो, वो सभी लोग मुजाहिद कहलाते हैं। बख्त खां के सिपाही अगरचे हार गए हैं लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। बख्त खां 1857 की क्रांति में, 1857 की जंग अजीम में बहुत मकबूल और बहुत ही हिम्मत वाले शख्स हुए हैं और उनकी सेना, उनके जो सिपाही थे सब हार गए हैं, लेकिन उनके हौसले फिर भी बुलंद हैं कि हाँ, हम इस जंग में हार गए हैं लेकिन एक न एक दिन हम मुल्क को आज़ाद करवा कर ही रहेंगे। आइए हम शुरू करते हैं अब आज का सबक। प्यारे बच्चों, हमने इस सबक से पहले, इस सबक से गुज़िश्ता सबक जो हमने पढ़ा था वो था सैयद अहमद ख़ां का बचपन, सर सैयद का बचपन। उसमें अंग्रेज़ी के, फ़ारसी के और काफ़ी मुश्किल अल्फाजों को भी इस्तेमाल किया गया था। जो सबक आपको एक बार में हो सकता है समझ में ना आए, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो एक बार नहीं 2 बार 3 बार उसको बार बार रिपीट करके वीडियो बार बार देखें, इंशाल्लाह उनको वीडियो समझ में आ जाएगा। आज जो हम सबक पढ़ रहे हैं ये है एक ड्रामा। ड्रामा की ज़बान है, बिल्कुल फितरी ज़बान में ड्रामा लिखा जाता है, ताकि इसको ऐसी आम बोलचाल की भाषा में लिखा जाता है कि ताकि कारी को, नाजरीन को वो बात आसानी से समझ में आ जाए। अगर कारी और नाजरीन को वो बात आसानी से समझ में नहीं आ पाती है, अगर इसमें पेचीदा अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है, मुश्किल अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है, तो ड्रामा वो असर नहीं छोड़ पाएगा जो कि ड्रामा की ख़ास जुज़ है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ड्रामा को आसान भाषा में, आसान ज़बान में ही लिखा जाए। तो ये जो ड्रामा है, ये एक आजमाइश, एक ड्रामा है जो कि मोहम्मद मुजीब साहब ने लिखा है। ये ड्रामे का आखिरी भाग है, ये स्टेज शो का आखिरी भाग है जो आपके निसाब में शामिल किया गया है। इसमें ज़्यादा मुश्किल अल्फाज नहीं है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को ये सबक आसानी से समझ में आ जाएगा। आप बस जहन को इधर उधर भटका कर नहीं, बल्कि एक तरफ मुतवज्जो करके इसको ध्यान से सुनते रहें। एक एक डायलॉग को आप ध्यान से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरा सबक एक ही बार में आसानी से, आसान फहम में समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं सबक। आजमाइश, आखिरी एक्ट, आखिरी सीन, आखिरी मंज़र। राम सहाय मल के मकान में एक छोटा सा दालान है, दालान यानी चौक। रात हो गई है, डेवट पर एक दिया जल रहा है। डेवट यानी एक लकड़ी का पायदान टाइप का होता है जिसके ऊपर दिया रखा जाता है पुराने ज़माने में। राम सहाय मल उसकी रोशनी में खाना खा रहे हैं। किसकी? उस चिराग की रोशनी में। भागवती उसकी बीवी आंचल से मुंह बंद किए खड़ी है। उसको पंखा झल रही है, यानी पंखा से हवा कर रही है और चुपके चुपके रो रही है। राम सहाय मल को उसके रोने का एहसास नहीं है और वो खाना खाता रहता है। सबसे पहले आपको मंजर बता दिया जाता है कि क्या है। इस वक्त रात हो रही है, एक दिया जल रहा है और राम सहाय मल खाना खा रहा है। उसकी बीवी एक आंचल को एक पल्लू से मुंह छुपा कर रो रही है, पर राम सहाय को इस बारे में पता नहीं है और चुपचाप खाना खाता जा रहा है। अब राम सहाय मल कहता है, कहो आज पानी काफ़ी मिल गया। भागवती कहती है रूहासी आवाज़ में, रूहासी यानी रोने वाली आवाज़ में, रोने वाली आमादा वाली आवाज़ में, अभी शाम को राम प्रसाद ले आया, बहुत दूर जाना पड़ा, आसपास के कुओं में लाशें पड़ी है। लाशें किन की? लाशें उन लोगों की जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था। उन शहीदों की लाशें कुओं में पड़ी हैं। राम सहाय मल राम 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 उसकी तरफ देखकर, मगर तुम रो क्यों रही हो? राम सहाय मल दोहराता है राम राम और उसकी तरफ देखता है तो देखता है कि उसकी बीवी खड़ी खड़ी रो रही है, तो पूछता है तुम क्यों रो रही हो? भागवती कहती है मेरा भी मर जाने को जी चाहता है। कौन कहता है? भागवती। राम सहाय मल क्यों, तुम क्यों बैठे बैठे जान से बेजार हो गई हो, यानी थक गई हो, अपनी जान क्यों गंवाना चाहती हो? भागवती क्या बताऊं? राम सहाय मल परमात्मा का शुक्र करो, इतनी बड़ी मुसीबत आई और गुजर गई।
यानी इतनी बड़ी जंग आज़ादी का जो बढ़ाव चढ़ा हुआ, लोगों ने इतनी जानें गंवा दी, तो खुदा का शुक्र अदा करो, परमेश्वर का शुक्र अदा करो कि हमारी जान बच गई, यही बहुत है। भागवती, हाँ राम साहेमल, मगर अभी बहुत चौकस रहना है, यानी अभी बहुत चालाक रहना है, चौकन्ना रहना है। देखती रहना दरवाजे से पहरे वाले ना हटें। पहरेदार कौन? जो अंग्रेज़ों के पहरेदार इधर उधर घूम रहे थे लोगों की पकड़ा दगड़ी में। भागवती, नहीं, मैं तो बराबर चक्कर लगाती रहती हूँ, बार बार बाहर जाकर देखती रहती हूँ। राम साहेमल, और कोई अंदर ना आने पाए, मर्द औरत बच्चा कोई भी अंदर आने की कोशिश ना करे, इस बात का पूरा ख्याल रखना। भागवती, नहीं, कसूर होगा तो मेरा होगा, मैं कह दूंगी कि मैंने आपको बताए बगैर किया है, बिना बताए कर लिया है, मगर ये नहीं हो सकता कि जान पहचान की कोई औरत या बच्चा पनाह मांगे और मैं उसे पनाह ना दूं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा, कोई औरत मिलने वाला हो, हमारी जान पहचान का हो, और वो मुझसे मदद मांगे, अंदर छुपना चाहे और मैं उसे मना कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। राम साहेमल कहता है, भागवती को देर तक गौर से देखकर, उसे ध्यान से देखता रहता है घूर कर, मालूम होता है तुमने मुझे बताए बगैर किसी को घर में छुपा लिया है। अब तो हमारी जान पर परमात्मा की दया से ही बच सकती है, ऊपर वाले की कृपा से बच सकती है, ऊपर वाले की रहम व करम से बच सकती है। तुम्हारा दिल इतना कमज़ोर है तो तुम मुझे क्यों नहीं बुला लेती हो? कौन कहता है? राम साहेमल। भागवती, मैं चाहती हूँ कि आपको मालूम ही ना हो, मैं तो ये चाहती हूँ कि आपको उस बात के बारे में पता ही ना चले। राम साहेमल, ये कौन मानेगा कि मेरे घर में आदमी छुपे हैं और मुझे मालूम ही नहीं? अगर कभी तफ्तीश की बारी आई, कभी कोई खोजबीन करने वाले अंग्रेज़ सिपाही कभी आ गए और हमारा घर चेक कर लिया, हमारे घर की जांच पड़ताल कर ली, और कोई शख्स निकल आया, उनके हाथ में कोई दर्द पहुंचा किसी को, और जब मुझसे पूछेंगे ये लोग कौन हैं, और मैं कह दूंगा नहीं मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तो ये बात मेरी कौन मानेगा कि मेरे ही घर में लोग छुपे और मुझे ही पता नहीं है? मैं इतना भी समझदार, इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, ऐसी बात कौन मानेगा? ऐसे कौन बोलता है? राम साहेमल बोलता है। भागवती दोहराती है, आदमी नहीं, लावारिस औरतें, भूखे प्यासे बच्चे हैं और कोई नहीं है। राम साहेमल, किसकी औरतें, किसके बच्चे? पूछता है। भागवती, ये मैं पूछती ही नहीं हूँ कि वे किसके बच्चे हैं, किसकी औरतें, पूछती नहीं हूँ, बस मदद मांगी और मैंने उनको शरण दे दी, अपनी यहाँ पनाह दे दी, छुपा लिया। अब राम साहेब लंबी चौड़ी राम कथा गा देता है, या पूछा है और मुझे बताना नहीं चाहती हो। मतलब ये है कि तुमने उनसे पूछा तो है पर तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो। हमारे मोहल्ले में एक ऐसे लोग हैं ही नहीं कि जिन्होंने बगावत में हिस्सा लिया हो। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने बगावत में, यानी आंदोलन के टाइम में हिस्सा नहीं लिया हो। ये औरतें और बच्चे तो बाहर से आए हुए होंगे। भागवती ज़मीन पर बैठकर अपना मुंह बंद करके फूट फूट कर रोने लगती है और रोते वो बोलती है, बताओ तो ये कौन है? कभी 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 पूछताछ हो तो मैं जवाब तो दे सकूं। भागवती सर हिलाती है, अच्छा ना बताओ, खामोशी। जब लड़ाई हो रही थी तो तुम्हारी ज़बान पर 3-4 नाम रहा करते थे। बख्त खां की आल औलाद यहाँ थी ही नहीं। सुधारी सिंह भी बाहर का आदमी है। क्या किसी मुसलमान औरत को पनाह दी है? हिंदू औरतों में तो तुम्हारे रानी किशन कंवर से ताल्लुकात थे, यानी संबंध थे। निहार सिंह रुपया वसूल करने आना चाहता तो ज़मीन तैयार करने से पहले उसको भेजता था, मगर क्या मालूम रानी बल्लभगढ़ में है या यहाँ। बहरहाल जहाँ भी हो कोई ना कोई उसका पता देगा ज़रूर। अगर निहार सिंह को पकड़ लिया है तो शायद उसको तलाश ना करें। राम सहाय की बीवी फूट फूट कर रोती जाती है। राम सहाय अपनी बीवी से एक एक करके पूछता है कि किसने हमारे घर में पनाह ली है, किन लोगों को तुमने पनाह दे रखी है। वो बताता है कि आंदोलन के टाइम में, आज़ादी के टाइम में किन किन लोगों ने बगावत में हिस्सा लिया, किन लोगों ने नहीं लिया, किसको पकड़ा जा चुका है, कौन नहीं पकड़ा जा चुका है, और ऐसे ऐसे मामला पेश आ रहे थे। तो उनके मुंह से ये वाली बात भी निकली कि आज़ादी में उस बगावत के अंदर भाग लेने वालों में, बगावत में हिस्सा लेने वालों में एक निहार सिंह भी था। अगर उसको पकड़ लिया है तो अच्छी बात है, अगर पकड़ लिया है तो अब पुलिस उसके चक्कर में नहीं पड़ेगी, अंग्रेज़ हुकूमत उसके पीछे नहीं भागेगी। अगर नहीं पकड़ा है तो क्या पता वो हमारे घर में छुपा हुआ तो नहीं है। अगर हमारे घर में छुपा है तो जाहिर सी बात है अंग्रेज़ हुकूमत उसके पीछे पड़ी हुई है उसे ढूंढने के लिए, क्योंकि बगावत में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उसने हिस्सा लिया है। भागवती कहती है,
पकड़ लिया, फिर ज़ोर से रोती है। वो फिर रोती रोती जाती है और बोलती है हाँ कि नाहर सिंह को तो पकड़ लिया गया है। राम साहे मल, पकड़ लिया है तो अब तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बराबर सोना देकर उसे मोल लेना चाहे तो ना देंगे। अगर उसको सोने में तोल दिया जाए तो भी उसे कोई छुड़ा नहीं सकता। तो रानी कृष्ण कंवर ने तुम्हारे यहाँ पनाह ली है बेचारी। राम सहाय से अब और खाया नहीं जाता, यानी वो खाना खाते खाते रुक जाता है, उसका दिल भराता और वो खाना नहीं खा पाता है। बर्तन सामने से खिसका देता है, पानी पीना चाहता है मगर प्याला देर तक हाथ में लिए रहता है और पी नहीं पाता। क्या बहुत रो रही है? वो पूछते हैं कि क्या उनकी वाइफ जो जो है बहुत रो रही है, क्या उसने हमारे यहाँ पनाह ली है? भागवती सर हिलाकर कहती हाँ नहीं, उसका अफसोस कर रही है कि जिहादी औरतों के साथ मैदान में नहीं गई और मारी नहीं गई। उसको इस बात का अफसोस नहीं है कि वो बच गई, उसको इस बात का अफसोस है कि वो भी जिहादी लोगों में, बगावत वाले लोगों में नहीं जा पाई और उनके साथ शहीद नहीं हो पाई। उसको तो इस बात का अफसोस है। राम साहेब राम राम, क्या हिम्मत है। किसके बारे में कह रहे हैं? उस औरत के बारे में जिन्होंने उनके घर में पनाह ली है। उसको अच्छी तरह रखना, मैं कभी कभी उसके दर्शन करूँगा। उसका हमारे घर में रहना कुछ ऐसा ख़तरनाक नहीं है। मुसलमान औरत की बात और है, यानी उस औरत को अगर हमने घर में पनाह दी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई मुसलमान औरत होती तो शायद ये हमारे लिए बहुत ख़तरे वाली बात होती। ये बात कौन कह रहा है? राम साहेमल। भागवती, एक मुसलमान बहन भी है, यानी खतरे की घंटी बज चुकी है। राम साहेमल, हाय कौन? भागवती कहती है सलमा। राम साहे कहता है अरे वही यूसुफ मियाँ की मंगेतर, वो तो मोर्चों पर लड़ी भी थी, यानी जब इनकलाब के नारे लग रहे थे उसमें वो लड़ी भी थी, वो औरत यूसुफ मियाँ की बीवी। भागवती कहती हाँ, उसने घरों की छतों पर से भी गोली चलाई थी, उसने बगावत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। रानी किशन कंवर भी उसके साथ बंदूक चला रही थी। रानी किशन कंवर जिनको इन लोगों ने घर में पनाह दे रखी है। फिर वो ज़ख्मी हो गई, फिर वो क्या हो गई? ज़ख्मी हो गई, घायल हो गई। रानी किशन कंवर ने ना जाने किस तरह उसको यहाँ पहुँचाया। किसको? सलमा को। मैं तो समझी थी कि मर जाएगी मगर भली चंगी है। मैं तो समझती थी कि उसकी गोली लगी है तो ये इतनी ज़्यादा घायल है, हो सकता है मर जाए, पर भली चंगी है, मतलब ऊपर वाली कृपा से ठीक है। सोच रही है कि किस तरह दिल्ली से निकल जाए और बख्त खां की फ़ौज में मिल जाए। बख्त खां की फ़ौज में वापस मिलना चाहती है। रानी किशन कंवर कहती हैं कि वो भी साथ जाएंगी। रानी किशन कंवर कहती है कि मैं भी उस बगावत में हिस्सा लूँगी और मैं भी बख्त खां की फ़ौज में जाकर शामिल हो जाऊँगी और हमें दिल्ली जाना है। भागवती की बात सुनकर राम साहेमल कहता है देखो ये नहीं हो सकता, मैं इस पर तैयार हूँ कि वो यहाँ छुपी रहें और जब ख़तरा ना रहे तो चुपके से चली जाएं। मैं इस बात पर तैयार हूँ, वो जब चाहें यहाँ पर जितना चाहें रह सकती हैं और जब ख़तरा कम लगे, जब ख़तरा टल जाए तो यहाँ से जा सकती हैं चुपचाप। यहाँ वो साल भर तक रहें, मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है, मगर बाहर जाकर फिर कहीं लड़ाई में शामिल हुई तो तुम पकड़ी जाओगी और मुझे तो ज़रूर फांसी हो जाएगी। जब अंग्रेज़ों को ये पता लगेगा, हुकूमत को पता लगेगा कि हमने इन लोगों को पनाह दी थी और ये लोग फिर बगावत में उतर गए हैं, तो तुम्हें भी नुकसान होगा और मुझे भी बाकायदा फांसी हो ही जाएगी इस हालत में तो। और यूसुफ मियाँ का क्या हुआ, यानी सलमा के जो मंगेतर थे उन यूसुफ मियाँ का क्या हुआ, ये बात राम साहेमल पूछते हैं। भागवती कहती है सलमा को कुछ मालूम नहीं, सलमा को नहीं पता कि उनके मंगेतर यूसुफ मियाँ का क्या हाल है। राम साहेमल, और तुमको मालूम होगा तो बताओगी नहीं? एक तंज वाले अंदाज में से कहता तुमको मालूम भी होगा तो तुम बताओगे थोड़ी मुझे। ये बात राम साहेमल अपनी बीवी से कहता है। भागवती कहती है सुना है वो आखिर वक्त तक लड़ते रहे और बाज़ार में किसी गोरे ने एक औरत के साथ बदतमीज़ी की थी, उसे जान से मार दिया। गोरा किसे कहा गया है? अंग्रेज़ हुकूमत को, यानी किसी अंग्रेज़ हुकूमत के किसी अंग्रेज़ ने किसी औरत के साथ दुर्व्यवहार किया, गंदा सलूक किया, तो यूसुफ मियाँ ने क्या किया? उसे जान से मार दिया। उसमें ना मालूम कितने पकड़े गए और मगर वो नहीं थे। कहते हैं अब उर्दू बाज़ार पर गोलाबारी होगी, एक मकान भी खड़ा ना छोड़ा जाएगा।
उर्दू बाज़ार उस बाज़ार का नाम है जहाँ पर ये सारा वाक़या पेश हुआ था। तो उनकी बीवी कहती है कि जब ये मंज़र हुआ, जब यूसुफ मियाँ ने उस औरत को बचाने के लिए, उस औरत के दुर्व्यवहार के चक्कर में उस अंग्रेज़ को मार डाला, तो अंग्रेज़ों ने कहा हम पूरा इलाका, पूरा उर्दू बाज़ार क्या कर देंगे, तहस नहस कर देंगे, हम यहाँ पर गोलाबारी करेंगे, हम यहाँ पर गोले बरसा देंगे तोपों से, और पूरा मोहल्ला, पूरा एरिया साफ़ कर देंगे। एक औरत घबराई हुई अंदर आती है, उसके मुंह से बात नहीं निकलती। फिर एक मुलाजिम आता है, एक औरत घबराई हुई से अंदर आती है, यानी नाटक के अंदर दृश्य में, उस रंगमंच पर, उस स्टेज पर ही होता है कि औरत घबराई घबराई अंदर आती है पर कुछ बोलती नहीं है, और उसके पीछे एक मुलाजिम आता है। मुलाजिम का मतलब नौकर आता है। मुलाजिम कहता है, नौकर कहता है, सरकार दरवाजे पर 4 सिपाही ही आए हैं, कहते हैं दरवाज़ा खोलो, हम तलाशी लेंगे। बाहर कौन आए हैं? 4 सिपाही आए हैं, और क्या चाहते हैं? घर की तलाशी लेना चाहते हैं। राम साहिमल कहता है, मेरे घर में नहीं आ सकते, मेरे पास अमान का परवाना है। अमान का परवाना का मतलब होता है सुरक्षा के लिए प्रपत्र। अमान का परवाना यानी महफूज रहने के लिए एक अमान दिया जाता है, एक लेटर दिया जाता है कि मेरे पास वो लेटर है और वो लोग मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते। कौन बोलता है बात? राम साहिमल। मुलाजिम कहता है, सरकार वो हमारी बात नहीं मानेंगे। सरकार मतलब सेठ जी जिनके यहाँ नौकरी करते हैं, वो हमारी बात नहीं मानेंगे, वो सिपाही बड़े ख़तरनाक लग रहे हैं। भागवती कहती है, परवाना मेरे पास है, चलो मैं दिखा दूंगी। वो लेटर मेरे पास है, तुम मेरे साथ बाहर चलो, मैं उनको दिखा देती हूँ कि हमारे पास सामान का परवाना है, हम महफूज किए गए हैं और हम किसी आंदोलन में भाग लेने वाले नहीं हैं। राम साहिमल, तुम कहाँ जाओगी? गुस्से वाले अंदाज में। भागवती, मैं नहीं जाऊंगी तो और कौन जाएगा? मैंने मशहूर कर दिया है कि आप अंग्रेज़ कमांडरों से बातचीत कर रहे हैं, घर पर नहीं हैं। मैंने ये बात फैला दी है कि आप कहाँ गए? अंग्रेज़ कमांडरों के पास गए हैं बातचीत करने, आप घर पे नहीं हैं, इसलिए तुम बाहर मत जाओ, बल्कि मेरे पास लेटर है, मैं बाहर जाकर दिखा देती हूँ। राम साहिमल कहता है, नहीं तुम बैठो, मैं जाता हूँ, क्योंकि मैं मर्द हूँ। भागवती जल्दी से दिया बुझाकर भाग जाती है। राम साहिमल अंधेरे में बैठा रहता है। कुछ देर बाद दाएं तरफ से भागवती उल्टे पांव चलती हुई नजर आती है। 4 सिपाही उसे संगीनों से धमका रहे हैं। पहला सिपाही उनका सरदार मालूम होता है। संगीनों कहते हैं, आपने देखा होगा एक बड़ी बंदूक होती है, उस बंदूक के ऊपर एक नुकीला चाकू जैसा कुछ लगा होता है, उसे संगीनों कहते हैं। यानी वो उल्टे पांव वो चिराग बुझाकर अंधेरे में भाग जाती है, पर सिपाही उसे दर्द बोझते हैं और उस संगीनों के ज़रिए उसे धमका कर अंदर ले आते हैं और बीच चौक में लाकर खड़ा कर देते हैं। उनमें से एक जो सिपाही होता है उनका सरदार लगता है और बाकी छोटे सिपाही लगते हैं। पहला सिपाही कहता है, बता कहाँ है वो दोनों? भागवती कहती है, सहमी हुई, रूहासी मगर बहुत दबी आवाज़ में, यहाँ कोई नहीं छुपा है। वो बहुत डरी रही आवाज़ में क्या कहती है? यहाँ कोई नहीं छुपा है। जब सिपाही से पूछता है कहाँ है वो दोनों, वो किन दोनों की बात कर रहा है, आप लोग बखूबी जानते हैं। पहला सिपाही फिर बोलता है, यहाँ 2 औरतें छुपी हैं, हमारे आदमियों ने उनको गोली चलाते देखा है, फिर वो भागकर इस घर में आते हुए देखी गई हैं। रामसरन, उस औरत को ले जाकर दीवार के साथ खड़ा करो, बाकी 3 आदमी फायर करो। फायर का मतलब होता है फायर करो, गोलियां चलाओ। इस औरत को साइड में करो और यहाँ पर क्या कर दो? फायरिंग कर दो, फिर पता लगेगा वो औरतें जो यहाँ पर छुपी हुई है कहाँ हैं। रामसरन भागवती की तरफ बढ़ता है। राम साहिमल कहता है, अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती, एक बेकसूर औरत को इस तरह मार रहे हो? पहला सिपाही कहता है, अच्छा लाला जी छुपे बैठे हैं, सोचा था ललाइन हमको बहला फुसला कर रुखसत कर देगी मतलब भेज देगी, यहाँ से रवाना कर देगी। रामसरन, खड़ा करो उन्हें भी ललाइन के साथ में। रामसरन यानी उनके फौजियों में से, उनके सिपाहियों में से एक सिपाही का नाम होता है। उसको कहते हैं कि ठीक है, औरत को साइड में खड़ा करो, अब लाला जी को भी साइड में खड़ा करो और क्या करो? फायर कर दो। अब भागवती चिल्लाकर, अरे मुझे मार डालो, उन्हें छोड़ दो, ये बिल्कुल कुछ नहीं जानते, अरे ये बिल्कुल बेकसूर हैं, इनका कोई कसूर नहीं है, ये किसी तरह के मुजरिम नहीं है, बल्कि सारी गलती तो मेरी है। वो किसको छुड़ाने की बात करती है? अपने शौहर को, यानी कि राम साहिमल को। पहला सिपाही कहता है, अच्छा ये बेकसूर हैं, तो तुम्हें तो मालूम है कि दोनों औरतें कहाँ छुपी हैं। अगर ये मुजरिम नहीं है, ये बेकसूर हैं, तो आपको तो पता ही होगा दोनों औरतें कहाँ छुपी है, तो आप ही बता दो। भागवती कहती है, वैसे ही चिल्लाकर बोलती है, अरे उन्हें छोड़ दो, हाय मेरी किस्मत, ये बिल्कुल कुछ नहीं जानते, हाय हाय।
रोना पीटना शुरू कर देती है, आलाप करना शुरू कर देती है। स्टेज के दाएं तरफ के कोने से सलमा और किशन कंवर अंदर आती हैं। क्योंकि स्टेज परफॉर्म हो रहा है, ये बात आप जानते हैं, ड्रामे का फॉर्म ही स्टेज परफॉर्म होता है, तो स्टेज पर से दो औरतें साइड में से आती हैं, दाईं तरफ से आती है। कौन कौन? किशन कंवर और सलमा। अब सलमा कहती है, इन दोनों का पीछा छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दिया जाए, हम आ गए हैं, हमें जो सज़ा चाहो दे दो, सेठ साहब और उनकी बीवी बिल्कुल बेकसूर हैं। ये बात कौन कहती है? सलमा कहती है कि तुम हमें पकड़ना आए हो तो हमें पकड़ लीजिए, पर इन दोनों को छोड़ दीजिए, इन्होंने हमें पनाह दी है तो इन लोगों को छोड़ दीजिए, इनका कोई कसूर नहीं है। पहला सिपाही सलमा और किशन कंवर को गौर से देखने के बाद, मुझे तो तुम उसी घराने की औरतें मालूम होती हो। कौन कहता है? पहला सिपाही। किशन कंवर कहती है, इन दोनों को छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं, शहर में हज़ारों आदमी हमको पहचान लेंगे, हम कौन हैं ये सब जानते हैं, हमें हर कोई पहचान सकता है, इन दोनों को छोड़ दो। पहला सिपाही कहता है, हाँ मैं तुमको लेकर बाहर चला जाऊं और इस दौरान मैं असली मुजरिम निकल जाएं। यानी पहला सिपाही क्या कहता है कि तुम ये चाहती हो कि मैं तुम दोनों को लेकर साइड में यहाँ से बाहर चला जाऊं और पीछे से जो असली मुजरिम है वो तो निकल जाएं, असली मुजरिम छूट जाए, तुम यही चाहती हो। सलमा कहती है, तुम्हारी मर्जी, जो तुम चाहो वो तुम्हारी मर्जी, बेगुनाहों का खून करना तो तुम्हारा काम ही है। यानी अंग्रेज अफसरों के, अंग्रेज सिपाहियों से क्या कहती वो कि बेगुनाहों को मारना तो तुम्हारा काम है, तुम्हारा मन में आए जो करो, तुम्हारी मर्जी हो जो करो। पहला सिपाही, अच्छा तो बताओ क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारे? सलमा कहती है, मेरा नाम है सलमा। किशन कंवर, किशन कंवर, एक एक करके अपना नाम बताती हैं। पहला सिपाही, तुम अपने जुर्म का इकबाल करती हो, इकबाल करना मतलब कबूल करती हो कि तुमने जुर्म किया है? सलमा कहती है, हमने कोई जुर्म नहीं किया है, हम अपने मुल्क के लिए अपने बादशाह की तरफ से लड़े हैं। पहला सिपाही, तुम लड़ाई में शरीक हुई, यानी तुमने लड़ाई में शिरकत की थी, तुमने आंदोलन में भाग लिया था? ये बात कौन पूछता है? पहला सिपाही पूछता है। किससे? सलमा से। सलमा कहती है, दिलो जान से हम शरीक हुए, हमने दूसरों को लड़ने पर आमादा किया, यानी हमने दूसरों को भी लड़ाई के लिए प्रेरित किया, हम मोर्चों पर लड़े, हमने दुश्मनों को मारा, हमने दुश्मनों को मारा। दुश्मनों का मतलब यहाँ है अंग्रेज़ों को, गोरों को हमने मारा अपने मुल्क की आज़ादी के लिए। किशन कंवर कहती है, हमें अफसोस उसका है कि इससे ज़्यादा ना कर सके, हमें तो इस बात का अफसोस है कि हमने जितने मारे उससे ज़्यादा नहीं मार सके, हम किसी तरह अपने मुल्क को आज़ाद नहीं करा सके, हमें तो बस इस बात का अफसोस है। सलमा कहती है, हम दीवार से लग कर क्यों खड़े हों, हम दीवार से चिपक कर क्यों खड़े हों, हम दीवार से लग कर क्यों खड़े हों, हम सहन में खड़े होंगे और तुम्हारी बंदूकों पर हंसेंगे, हम बीच चौक में खड़े होंगे, बीच दालान में खड़े होंगे और तुम्हारी बंदूकों पर हंसेंगे कि तुम कितने कायर हो। पहला सिपाही, तो चलो खड़ी हो जाओ इस बात पर, तो चलो इनको दीवार से हटाया जाए और इन दोनों को बीच चौक में खड़ा किया जाए, दालान में खड़ा किया जाए। सलमा और किशन कंवर सहन में खड़ी हो जाती हैं, चौक में खड़ी हो जाती हैं। पहले सिपाही के इशारे पर तीन सिपाही उनसे 3-4 कदम हटकर और एक घुटने को ज़मीन पर टेक कर बंदूकें तानते हैं। क्या करते हैं? सिपाही उन पर बंदूकें तान देते हैं, बिल्कुल शूट करने की तैयारी में। भागवती चीख मारकर सिपाहियों और दोनों औरतों के बीच में आ जाती है। भागवती कौन? राम साहब मल की बीवी, उन दोनों औरतों को बचाने के लिए बीच में आ जाती है कि इन्हें शूट मत करो, इन्हें मत मारो, बल्कि मेरी जान ले लो। ऐसी हिम्मत कौन दिखाता है? भागवती। मगर गश खाकर गिर पड़ती है, लेकिन डर जाती है, गश खाकर यानी बेहोश हो जाती है और गिर पड़ती है। सिपाही बंदूकें ताने रहते हैं मगर उन्हें फायर करने का हुक्म नहीं मिलता। 3 सिपाही क्या करते हैं? बंदूकें तान देते हैं, फायर के लिए, शूटिंग के लिए तैयार हैं, पर जब तक आला अफसर का, बड़े अधिकारी का, बड़े सिपाही का जब तक हुक्म नहीं होगा वो फायर नहीं कर सकते, उन्हें उनका हुक्म नहीं मिला था। सलमा के चेहरे पर मुस्कुराहट है और बंदूकों की तरफ देखती रहती है। सलमा बंदूकों की तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। किशन कंवर की नज़र आसमान की तरफ है, उसके चेहरे पर वजद की कैफियत है। सिपाही फायर नहीं करते। एक बारगी पहला सिपाही घुटनों पर जाता है। एक बार क्या होता है, एक सिपाही घुटनों पर जाता है और बिल्कुल तैयार हो जाता है, बिल्कुल शूटिंग, बिल्कुल एक ट्रिगर दबाया और शूट, एक खटके में उनका काम तमाम। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता नहीं है, बल्कि सलमा तो मुस्कुरा रही है।
उसे इस बात का खौफ नहीं है कि उसकी जान जा रही है, बल्कि उसे इस बात की खुशी है कि वो अपने मुल्क के अज़ीम के लिए अपनी जान देने के लिए शहीद हो रही है। और रही बात रानी की, तो रानी भी बहुत वजद की कैफियत में है, एकदम योद्धाओं वाली कैफियत में डूबी हुई है, और दोनों में किसी बात का खौफ उनकी आंखों में नज़र नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा मंजर वहाँ पर पेश किया गया है। अब पहला सिपाही बोलता है, हाथ जोड़कर कहता है, हमारी ख़ता माफ़ कीजिए, हमारी ख़ता नहीं हमारी गलती माफ़ कर दीजिए। हम सिर्फ़ इसका यकीन करना चाहते थे कि आप वही हैं जिन्हें ढूंढ कर लाने का हमें हुक्म दिया गया था। हम तो ये बात चेक करना चाह रहे थे कि हमें आप वही औरतें हों जिसका हमें हुक्म मिला है कि हम आपको लेकर जाएं। हमारी ख़ता हमारी गलती माफ़ कर दीजिए। तकदीर के इस इनकलाब को बर्दाश्त करना सलमा और किशन कंवर के बस में नहीं। किशन कंवर चीख मार कर गिर पड़ती है। सलमा की आंखें चढ़ जाती हैं, हाथ पांव जवाब दे देते हैं और वो ज़मीन पर ढेर हो जाती हैं। यानी दोनों तीनों औरतें गश खाकर बेहोश हो जाती हैं और ज़मीन पर गिर जाती हैं। अब राम साहब मल बसता है, जो कि अभी तक बेहोश नहीं हुआ है। लगता है उनके बेहोश होने की भी तैयारी है। राम साहब मल कहता है, जालिमो, अब कब तक इन बेचारियों को सताओगे? अरे मारने का है तो एक दफ़ा मार दो। अगर तुम इन्हें मारना चाहते हो, इन्हें कत्ल करना चाहते हो, तो एक बार में कत्ल कर दो। क्यों इन्हें डरा रहे हो, धमका रहे हो, क्यों सता रहे हो इन्हें? ये बात कौन कहता है? राम साहब मल। पहला सिपाही कहता है इंतहाई नदामत के अंदाज में, नदामत कहते हैं गिरियावजारी से, शर्मिंदगी वाले, शर्म में डूबे हुए लहजे में कहता है, इन्हें तकलीफ़ देना नहीं चाहते थे, हम इन्हें परेशान करना नहीं चाहते थे, उनके दिल की आरजू पूरी करना चाहते थे, बल्कि वो उनकी दिल की जो तमन्ना थी हम उसे पूरा करना चाहते थे। हमें जनरल बख्त खां ने अंग्रेज़ी फ़ौज की वर्दियां पहनाकर भिजवाया है कि उन्हें जल्द से जल्द तलाश करके उनके पास पहुंचा दें। हमें किसने भेजा है? जनरल बख्त खान ने भेजा है, जिनकी फ़ौज में, जिनके गिरोह में ये शामिल होना चाहती थी। तो मैं जनरल बख्त खान ने भेजा है यहाँ पर किस रूप में? पुलिस की वर्दियाँ पहना कर भेजा है, ताकि हमें कोई लोग पहचाने नहीं। हमने उनको सही सलामत ना पहुँचाया तो हमारी गोली मार दी जाएगी। अगर हमने इन दोनों औरतों को सही सलामत बख्त खान के पास नहीं पहुँचाया तो वो हमें ही गोली मार देगा, बल्कि हमारी जान ले लेगा, या अंग्रेज़ हमें पकड़कर फांसी दे देंगे। और अगर हम पकड़े गए तो अंग्रेज़ हमें पकड़ के क्या दे देंगे? फांसी दे देंगे। हमारी तो दोनों ही हालत में हमारी तो जान जाना तय है। भागवती इस दौरान में उठ खड़ी होती है और किशन कंवर और सलमा के मुंह पर पानी के छींटे देती है और उनके सर सहलाती है। उन दोनों के सिर पर छींटे मारती है और दोनों को उठाने की कोशिश करती है। कौन? भागवती, राम साहब मल की वाइफ। उनकी अहलिया ये कोशिश करती है इन दोनों को भी जगाया जाए, क्योंकि ये कोई अंग्रेजी सिपाही नहीं है, बल्कि उन्हीं के खैर ख्वाह हैं। भागवती कहती है, उठो प्यारी, तुम्हारे बख्त खां ने तुम्हें बुलाया है। किन्हें बुलाया? किसने बुलाया? बख्त खां ने उन्हें बुलाया है। अपने प्यारों का बदला लो, अपने मुल्क की आबरू बढ़ाओ। आबरू बढ़ाना मतलब इज़्ज़त बढ़ाओ अपने मुल्क की, अपने देश की। आहिस्ता आहिस्ता सलमा और किशन कंवर को होश आता है। धीरे धीरे पानी के छींटे मारते हैं, धीरे धीरे दोनों को होश आने लगता है। वो उठकर बैठती हैं। भागवती उन्हें पानी पिलाती है। किन्हें? उन दोनों को, सलमा को और रानी किशन कंवर को पानी पिलाती है, ताकि वो होश में पूरी तरह से आ जाएं। पहला सिपाही, आपसे फिर आपके कदमों पर गिरकर माफ़ी मांगता हूँ। उन दोनों से वो माफ़ी मांगता है। कौन? पहला सिपाही। सलमा और किशन कंवर मुस्कुरा देती हैं, उस बात पे हंस पड़ती हैं, मुस्कुरा देती हैं। मगर अभी एक और गुस्ताखी करना है। हम आपको शहर के बाहर सिर्फ कैदी बनाकर ले जा सकते हैं। अभी एक गुस्ताखी और करनी है, यानी एक गलती, एक कमी और करनी है। अभी एक आपकी शान में एक गुस्ताखी और करनी है। हम आपको सिर्फ कैदी बनाकर ही ले जा सकते हैं। अगर हम आपको सीधे सीधे लेकर चले गए तो अंग्रेज़ लोग समझ जाएंगे कि आप आंदोलनकारी हो, आपने उस बगावत में हिस्सा लिया है, और आपके साथ हम भी पकड़े जाएंगे। और अगर हम आपको कैदी बनाकर ले जाएंगे तो अंग्रेज़ों को लगेगा कि हम भी कोई ना कोई अंग्रेज़ों के ही सिपाही हैं, हम भी उन्हीं के काम करने वाले हैं, और हम आपको बगावत करने वाले लोगों को, आंदोलनकारियों को पकड़कर जेल की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए ना वो हमें पकड़ेंगे ना आपको पकड़ेंगे। हमें आपकी मुश्कें कसना होंगी और गले में रस्सियां बांधना। मुश्कें यानी आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में, देखा होगा कि मुजरिम के दोनों हाथ पीठ की तरफ पीछे करके बांध दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं मुश्कें कसना, पीछे हाथ करके बांध देना। तो हमें आपकी मुश्कें बांधनी होगी और उसके बाद आपके गले में रस्सी बांधनी होगी, ताकि लगे कि आप दोनों कोई मुजरिम हो। सलमा और किशन कंवर एक दूसरे की तरफ देखती हैं, फिर दोनों
खड़ी हो जाती हैं। सिपाही जल्दी जल्दी उनकी मशकें कसते हैं और गले में फंदा डालते हैं। फिर एक सिपाही आगे, दो पीछे अटेंशन हो जाते हैं। पहला सिपाही रवानगी का हुक्म देता है, अटेंशन और चलो यहाँ से, इन दोनों को कैदी बनाकर ले चलो। ये ड्रामा लिखा है मोहम्मद मुजीब ने। ये ड्रामा लिखा गया है उस दौर का जब 1857 में जो बगावत हुई थी, हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी, उस वक्त आज़ादी के बाद, उस लड़ाई के बाद जो हाल पेश आए थे, आज़ादी नहीं, उस वक्त के लड़ाई के बाद जो हाल पेश आए थे, उन हालों को, उन परिस्थितियों को इस ड्रामे के रूप में, ड्रामे के ज़रिए पेश किया गया है कि हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए कितनी परेशानियां, कितनी तकलीफ़ें उठाई गई थी। आज हम इस बात को समझने के लिए सिर्फ़ मैं मखसूस इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करूँगा। उस वक्त आज़ादी मिलने के लिए अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो वो है हौसला और हिम्मत। अगर हमारे मुल्क में ऐसे लोग नहीं होते जिन लोगों में हौसला और हिम्मत कूट कूट कर भरी हो, जिनमें वतन की आज़ादी के लिए अपनी जान निसार करने के लिए, अपने प्राण न्यौछावर करने की हिम्मत ना होती, तो समझ लीजिए हमारा मुल्क आज तक गुलाम का गुलाम ही रहता और हमारा मुल्क कभी आज़ाद नहीं हो पाता। प्यारे बच्चों, हमें इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की बढ़ोतरी के लिए, इस मुल्क की अच्छाई के लिए हम पर फ़र्ज़ है, ये हम पर फ़र्ज़ है कि जिन लोगों ने हमारे मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, जिन लोगों ने हमारे मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए अपनी जानें गंवा दी, अपना सब कुछ लुटा दिया, आज हम उस मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? सही बताएं, हम उस मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें इस मुल्क की शान को बनाए रखने के लिए हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। यही इस सबक से हमें सीख या सबक मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सबक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए अगला सबक। तब तक के लिए मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।